Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 अप्रैल 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज उस प्रकार से आपको वो चैनल नहीं मिलता है तो सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना और जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने ये 3 चैनल निकल कर आ जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है, एक आगे कुछ नहीं है। तो इन तीनों को ही जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ और साथ ही साथ हमारा न्यूज़पेपर का पीडीएफ प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, डेली आंसर राइटिंग वगैरह यहाँ पर चल रही है। नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो करना क्या है, पूरे फोकस्ड होकर वीडियो को सुनना है, जिससे कि आप लोग लास्ट में अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, जिससे लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ आपने अच्छे से वीडियो सुना है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या है, इंडिया के अंदर अब फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे रामनाथ कोविंद जी का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, अब फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आज के इस आर्टिकल के अंदर आखिरकार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कोई प्रेसिडेंट बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग आर्टिकल देख के ही समझ गए होंगे, इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत के अंदर आपका पूरा चैप्टर है प्रेसिडेंट का, तो वो चैप्टर आज आपका कवर हो जाने वाला है। इनफैक्ट जिसने नहीं पढ़ा है तो उसका तो काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, और जिसने पढ़ा है उसका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को सोर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस गलती से लिख दिया है, ये द हिंदू का सोर्स आपको दिखेगा। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेनर सेक्शन पर बताया है कि आखिरकार इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैंशनड हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ लगा कर भी दे दी है, कॉपी पेस्ट भी कर दिया है, प्लस यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल भी लगा दिया है। लेकिन हम आर्टिकल को अच्छे से कॉपी पेस्ट करके स्लाइड में यहाँ पर समझेंगे, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियरली हमें दिखाई पड़े। सबसे पहले बेसिक समझेंगे आखिरकार इशू क्या है, मुद्दा क्या निकल कर आता है। मुद्दा यह है कि जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका टाइम पीरियड अभी पूरा हो चुका है, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। अब जुलाई 2022 के अंदर वापस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। अब जुलाई में इलेक्शन होंगे, उसी वजह से अब पहले से चर्चा हो रही है और आने वाले टाइम पर इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो अब की बार 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे वो 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। ध्यान रखना, वो 16वां इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, जो कि अब की बार 2022 में जुलाई के मंथ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट लग चुकी है। यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से लेकर 1962 के बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पर सभी प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हुए लाइन से आप लोग इसको एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें अब प्रोसेस की आखिरकार कैसे स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें, और कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और आपको पता होगा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बेसिकली यहाँ पर जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, वही यहाँ पर अपनी वोटिंग की पावर से इलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वोटिंग की पावर है, लेकिन जो एमपीज़ और एमएलए होते हैं वो वोट दे के यहाँ पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कैसे समझते हैं, तो जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, इस कॉलेज सिस्टम के अंदर एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो ये ही यहाँ पर आपको मैं आगे भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो एमपीज और एमएलएज वोट देते हैं, इनकी वोटिंग के बेसिस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आते हैं। और आपको पता होगा जो एमपीज हैं वो बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट के आपको देखने को मिलेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के, और स्टेट लेवल पर आपको एमएलएस देखने को मिलेंगे, स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों में बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन मत पालना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर एक अल्टीमेट एक बड़ी बॉडी आपको देखने को मिलेगी जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया
कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनता कैसे। इस कॉलेज के अंदर मैंने आपको बताया इलेक्टेड मेंबर्स होंगे अपर हाउस और लोअर हाउस के, दैट इज़ यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज़ होंगे जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर जो एमएलएज होंगे यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर एमएलएज होंगे। तो ये एमएलएज और एमपीज़ साथ मिलकर वोटिंग करेंगे और इनके वोटिंग के बेसिस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। वो वोटिंग कैसे होती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कैसे कैसे कौन कौन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर में वो आप लोगों ने समझना है और आई होप आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाए हो। चाहो तो आप लोग नोट डाउन करते रहो साथ में, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ। बाकी मैंने आपको बताया लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मैंने पिक्चर लगा रखी थी, मैं आगे आ नहीं पाया। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब हम लोग बात करते हैं, मतलब स्टेट के लेवल पर जो हम लोग सरकार को देखते हैं, जब नेशनल लेवल पर देखते हैं तो लोकसभा राज्यसभा आता है, लेकिन स्टेट लेवल पर देखते हैं तो इधर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज के बारे में चर्चा की जा रही है। जो ये एमएलएज हैं बेसिकली और एमपीज़ हैं वो मिलकर यहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्ट नहीं कह सकते, इलेक्शन के अंदर वोटिंग देते हैं, इनके बेसिस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना। देखो प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। फिर आर्टिकल 55 के अंदर बताया मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 56 के अंदर टर्म्स ऑफ ऑफिस बताया है। आर्टिकल 57 के अंदर एलिजिबिलिटी बताई है, री इलेक्शन की यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई है। फिर आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशन बताएं कि यहाँ प्रेसिडेंट का क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल से यहाँ पर उम्र जो है 35 साल की पूरी होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोसीजर की, आखिरकार यहाँ पर वोटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो वोटिंग का खेल तो है लेकिन वैल्यू ऑफ वोट का खेल है। वोट की वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पर आप देख पाओगे इसको काउंट किया जाता है। यहाँ पे बस खाली ये वर्ड याद रखना, वोट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ वोट करके वर्ड याद रखना, क्योंकि इसको लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा है। तो वोट की वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एमपीज़ और एमएलए दोनों हैं। अब एमपीज़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो राज्यसभा के होंगे और लोकसभा के होंगे, है ना। अब जो एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा के, इनकी जो वोट वैल्यू है वो यहाँ पर 708 है। मतलब एक एमपी की जो वोट वैल्यू है वो यहाँ पर 708 है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसको रट भी सकते हो, क्योंकि इसको निकालने का भी एक प्रोसेस है, इसको निकाला भी जा सकता है पॉपुलेशन वगैरह डालकर, मैं आपको आगे उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको आप जब 708 ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको आप लोग रट सकते हो। ये यहाँ पर बेसिकली 1971 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके बेसिस पर ये डिसाइडेड है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, इसके बारे में नीचे मेंशन किया हुआ है। अब ये अगर चेंज भी होगा, इनकी वोट वैल्यू अगर चेंज भी होगी तो 2026 के बाद हो सकता है चेंज हो, या फिर जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है एमपीज़ की जो भी मतलब वैल्यू वगैरह है वो यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आए। बट अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हो, जो भी एमपीज़ है हमारी, एक एमपी की जो वोट होगा, एक एमपी का जो वोट होगा, उस वोट का जो वैल्यू होगा वो 708 होगा, ठीक है। बस वैल्यू के बेसिस पर ध्यान रखना। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें, जो एमएलए के वोट होते हैं, इनकी वोट की भी वैल्यू होती है, लेकिन इनकी वोट की जो वैल्यू होती है वो डिफर करती है स्टेट से स्टेट पर। कोई स्टेट बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर वोट वैल्यू ज़्यादा होगी एमएलए की, एक एमएलए की, और कोई स्टेट छोटा है तो वहाँ पे वोट वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपको पता होगा एमएलए किस बेसिस पर डिवाइडेड है, पॉपुलेशन के बेसिस पर। क्योंकि एक बड़े स्टेट के अंदर, जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले लो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा एमएलए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर स्टेट आपको छोटा देखने को मिलेगा, वहाँ पर जनसंख्या कम है, तो उसके बेसिस पर इनकी वैल्यू डिवाइडेड होती है। तो ध्यान रखना, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ वो यह है कि जो एमपीज़ होते हैं इनका जो वोट वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो यहाँ पर आपको 708 देखने को मिलेगा। और जो एमएलएज होते हैं इनका जो यहाँ पर वोट वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट यहाँ पर उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है। क्लियर हुआ, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग अपने संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है 2001 का, यहाँ पर जो स्टेट्स की पॉपुलेशन है वो किस बेसिस पर ली गई है, वो है 1971 के सेंसस के बेसिस पर, जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। चलो मैं आपको ये पहले सेंसस वाला मुद्दा क्या है इसको क्लियर करता हूँ। जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है अभी एमपीज़ और एमएलएज़ को लेकर, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किन की, एमपीज़ की,
तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी जो वैल्यू है फिक्स्ड वैल्यू वो 708 देखने को मिलती है ना। और जो एमएलएज होते हैं मैंने आपको बताया इनकी वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती रहती है, इनके एक वोट की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब ये प्रोसेस क्या है कैसे है मैं इसको समझाता हूँ। देखो इस वैल्यू को हम लोग निकाल भी सकते हैं, निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला यहाँ पर बोला गया है जो भी यहाँ पर एमएलए के वोट हैं अगर हम लोग को निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ एमएलएज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द कोशेंट अचीव इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 1971 का सेंसस, तो 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के अंदर कितनी जनसंख्या थी, 56 करोड़, 56 करोड़, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसको एक बार चेकआउट कर लेना, बट यहाँ पर 56 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या थी। अब 56 करोड़ जनसंख्या में से उस समय पर जो एमपीज थे वो कितने थे, 708, यानी कि एमपीज अगर टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 776 हैं, ठीक है। 776 एमपीज आपको देखने को मिलेंगे इस सेंसस के बेसिस पर। बट अब यहाँ पर ये हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने पता है, उसके बाद यहाँ पे 1971 के सेंसस का पॉपुलेशन कितना ये पता है, तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट है उस वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख पाओगे, मैंने आपको बताया जो एक फॉर्मूला था सिंपल सा, वो ये है कि आपको अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया जो टोटल पॉपुलेशन है 56 करोड़ की, 3 4 5 6 7, अगर हम लोग बात करें टोटल जो पॉपुलेशन है 56 करोड़ की अपॉन यहाँ पर 776 कर दो, क्योंकि टोटल जितने एमपीज़ हैं इनटू यहाँ पर 1000 कर दो, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है जो कि लिखा हुआ है। इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप जब इसको पूरा इसकी वैल्यू निकालोगे तो लमसम इतना निकल कर आएगा। तो हमने ये एमपीज़ की वैल्यू निकाल दी, इसी प्रकार से एमएलए की वैल्यू निकलती है। अब एमएलए की वैल्यू पर अगर हम लोग देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहेगी स्टेट वाइज, क्योंकि किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी राज्य के अंदर पॉपुलेशन कम है, इसी वजह से जो एमएलए का एक एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जो बड़ा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर एमएलए की, और जिस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर आप देख पाओगे जो है वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो ये था प्रोसेस, आई होप आप लोग इसको समझ चुके हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो हमने 56 करोड़ क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1971 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जनसंख्या हमारी इतनी हुआ करती थी, ये लिया है। अब ये बदलेगा कब, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2026 के बाद इसको बदला जाएगा। 2026 के बाद यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे वो आगे की बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें। क्लियर हुआ। तो आपने यहाँ पर एमएलएस का प्रोसेस समझ लिया, एमपी का प्रोसेस समझ लिया कि भाई वोट वैल्यू कैसे निकलती है। अब ये बताओ वोटिंग कैसे देते हैं, ये अभी मैं उसके बारे में बताऊँगा, बट अभी कुछ और चीज़ें हैं। हमने ये समझ लिया एमएलए की वोटिंग कैसे निकलती है ना, वोट वैल्यू कैसे निकलती है। अब आपको ये भी देखना है, बात करें उत्तर प्रदेश की, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है कि अगर हम लोग स्टेट की अगर एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं तो स्टेट के बेसिस पर बदल जाती है, क्योंकि एमपीज़ की जो होगी वो सेम रहेगी, मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगी। लेकिन स्टेट के लिए बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाईएस्ट वोट वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू 208 है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एमएलए की वोट वैल्यू होती है महाराष्ट्र के अंदर वो 175 आपको देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बहुत कम 8 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ, ये हो गया मुद्दा। अब बात करें यहाँ पर एक चार्ट है हमारे पास, ये भी द हिंदू के इसी आर्टिकल के अंदर लगाया हुआ था। यहाँ पे आप देख पाओगे बताया गया है कि जो जो एमपीज़ है हमारे, मतलब नंबर ऑफ जो वोट्स हैं 1 एमएलए कैरीज इन अ स्टेट, ठीक है। एक राज्य के अंदर जो एक एमएलए है उसके पास कितनी वोटिंग है यहाँ पे बताया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 208 मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। उत्तराखंड के यहाँ पर 64, पंजाब के अंदर एक एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू है वो 116 देखने को मिलेगी। ब्लैक वाला जो है यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वोट वैल्यू नहीं देखने को नहीं मिलती है। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर स्टेट्स हो गए, स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को भी देख सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर प्रोसेस क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं, अब आते हैं बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में, क्योंकि हमने ये समझ लिया एमपीज़ एमएलए की वोट वैल्यू क्या है और कैसे निकलती है, समझ लिया। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों जाएंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यही दोनों यहाँ पर वोटिंग देने वाले हैं, वोट करने वाले हैं। अब वो वोट कैसे होगा, तो वोट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 3 इंसान को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा हमेशा लेते हैं, और तीनों को इमेजिन कर लेते हैं एक्स वाई जेड करके, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तीनों यहाँ पर चुनाव के लिए खड़े हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं ये। अब इनको चूज़ करना है,
तो जो चूज़ करेंगे हम लोग, तो अब क्या होगा, वोटिंग के बेसिस पर चूज़ किए जाएंगे एमपीज और एमएलएस के थ्रू। अब यहाँ पर आप लोग देख कब आओगे, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो वो क्या है इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लो 10 वोट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों को 10 वोट दिए जाएंगे, तो आप तो ये सोचोगे कि 10 वोट में से कोई यहाँ पर इसको देगा, कोई इसको देगा, कोई इसको देगा, है ना, ऐसे ही तो सोच रहे होंगे। लेकिन नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर क्या होता है, ये 10 के 10 तीनों लोगों को वोट देंगे, ठीक है। तो मतलब जो वोट हैं 10 वोट इसको भी मिलेंगे, 10 वोट इसको भी मिलेंगे और 10 वोट इसको भी मिलेंगे। तो आप सोचोगे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फिर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। 10-10 वोट तीनों को मिल जाएंगे तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, डिफरेंस किस चीज़ का होता है। देखो 10-10 वोट तीनों को तो मिलेंगे, डिफरेंस होता है कि किसने किसको प्रायोरिटी पे रखा है, किसने किसको ऊपर रखा है। मतलब कि इन 10 लोगों में से कितने लोगों ने पहले वाले नंबर पर, मतलब एक्स वाले को यहाँ पर चूज़ किया है, सबसे पहले नंबर पर रखा है, कितने लोगों ने यहाँ पर वाई वाले को पहले पे रखा है, कितने लोगों ने यहाँ पर जेड वाले को पहले पे रखा है। जो पहली प्रायोरिटी है, जो पहले पे यहाँ पर वोटिंग दी जा रही है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। मान लो यहाँ पर 6 लोगों ने यहाँ पर पहले पर इस वाले व्यक्ति को रखा, ठीक है, एक्स वाले व्यक्ति को रखा 6 लोगों ने यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देख पाओगे 4 लोगों ने यहाँ पर रखा, 4 लोगों ने यहाँ पर रखा पहले। तो इसमें सिंपल सा पता चल रहा है भाई मेजोरिटी यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन वोटिंग यहाँ पर क्या होगी, 10-10 सबकी होगी। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई किसने किसको पहले वोट दिया है, पहला व्यक्ति यहाँ पर उसकी लिस्ट में कौन था, ठीक है। जो पहली वाली वोटिंग है वो यहाँ पर काउंट होगी। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा तरीका। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जीतने के लिए अगर किसी को वोट सिक्योर करना है तो उसके लिए क्या करना होना पड़ेगा, कैंडिडेट को 50% तो वोट सिक्योर करने होंगे, लेकिन 50% +1। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 51% वोट यहाँ पर सिक्योर करने होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 6 वोट इसको मिल गए, तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बन गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस हो जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थोड़ी सी खिचड़ी ज़रूर पकी है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। यहाँ पे और वीडियोस देखोगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आपको लगने लगेंगे, आप इसको एक बार और देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रुकना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग इसको वापस से एक बार रिविजन जब लेते हैं ना, तो मैं वहाँ पर आपको फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा जब हम लोग ओवरव्यू लेते हैं वीडियो का। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। एमएलएस एमपीज़ का क्या रोल है, एमएलए कौन है, एमपीज़ कौन है, ठीक है, इनका क्या रोल है, कैसे वोटिंग होती है, प्लस कैसे यहाँ पर एक व्यक्ति वोट सिक्योर करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे वोटिंग किस प्रकार से होती है, मैंने आपको बता दिया। 10-10 वोट, अगर मान लो सपोज एग्जाम्पल लिया 10 लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पर वोट पूरे जाएंगे, बट यहाँ पर प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने कितने लोगों ने किस व्यक्ति को प्रायोरिटी पर रखा है। अब एक व्यक्ति है जिसको ज़्यादा लोगों ने प्रायोरिटी पर रखा, तो वो व्यक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जीत जाएगा। ये होता है प्रोसेस। अब एक बात और आती है, ये तो हमने सारी बातें जान ली, अब बात आती है इम्पीचमेंट की, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, उसका मतलब जो टेन्योर है वो ख़त्म होने से पहले। अब कैसे, अगर मान लो उस प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन कर दिया है, हमारे संविधान का हनन क्या है, तो उसके बेसिस पर उस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले, उसका समय खत्म होने से पहले। लेकिन अब ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हनन क्या है, इसको लेकर कोई भी चीज़ें स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है हमारे संविधान के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर चीज़ें डिफाइन नहीं की गई हैं। लेकिन जो इम्पीचमेंट है ये कैसे किया जाता है, देखो जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इसको स्टार्ट किया जाता है किसी भी हाउस के थ्रू, ठीक है। कोई भी हमारा पार्लियामेंट का कोई भी हाउस है, दोनों में से यहाँ पर कोई भी स्टार्ट कर सकता है इसको, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इसको लगता है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ये सारी बातें, तो वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में चार्जेस डाल सकता है। कोई भी हाउस यहाँ पर ये काम शुरू कर सकता है। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर ये चार्जेस रख लिए गए, और फिर क्या होगा, चार्ज करने के बाद में जिस पर्टिकुलर हाउस ने यहाँ पर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इल्ज़ाम लगाया है, तो क्या होगा, उस हाउस के लगभग आप कह सकते हो 1/4 मेंबर्स को ये नोटिस साइन करना होगा कि हाँ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यही चार्जेस हैं। तो क्या होगा, उसके बेसिस पर कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया, मान लो ये चीज़ें भी हो गई। अब क्या हुआ, जिस मेंबर मतलब जिस हाउस ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ये सारी चार्जेस लगाए थे, उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस जारी किया और वो साइन भी हो चुका है। अब साइन होने के बाद क्या होता है, उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है आगे कंसीडर किया जाए। फिर क्या होगा, जो दूसरा हाउस है उसका इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर क्या होगा, एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है, वो क्या करती है, वो इन चार्जेस को वापस से इन्वेस्टिगेट करती है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये
इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान मान लो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास भी कुछ ना कुछ हक है। वो क्या हक है कि अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पर प्रेसिडेंट पर बनाए रख सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? एक ऑथोराइज काउंसिल के थ्रू, मतलब कि ये अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कोई पर्सन या फिर कोई लॉयर को अपॉइंट करके, या फिर अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया होते हैं वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट को बचा सकते हैं। प्रेसिडेंट अपने डिफेंस में इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। बाकी वोटिंग के बारे में मेंशन किया गया था और वोटिंग हम लोगों ने यहाँ पर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग समझ ली है। जितना हमें समझना था, जितना कुछ हम लोगों को मेन पढ़ना था पोर्शन, वो हमने कवर किया। आगे आएंगे उससे पहले अभी तक आपने वीडियो पे जो लाइक का बटन नहीं दबाया तो यार उसको दबा दो, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया लेकिन प्रेसिडेंट का काफ़ी सारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 2000+ लाइक्स का। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है आईसीडीएस के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। ये स्कीम क्या है इसको समझेंगे, क्यों है चर्चा में, तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल को मैंने पूरा लगा दिया है ताकि आप लोग इसको रीड कर सको, फिर उसके बाद आगे कॉपी पेस्ट भी कर दिया गया है। मुद्दा क्या है, तो महाराष्ट्र सरकार ने डेवलप कर लिया है एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है एमटीएस, मतलब माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर इसका नाम है। ये क्या करेगा, यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स जो कि इधर से उधर जाके काम करते हैं, इन माइग्रेंट वर्कर्स के मूवमेंट को यहाँ पर सही से देखेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आईसीडीएस स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके नाम से पता चल रहा है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है, ये यहाँ पर फिर क्या होगा, उन माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ये जो स्कीम है, ये स्कीम के यहाँ पर फायदे देगा। अब इस स्कीम के अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप जैसी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। क्लियर हुआ? तो एमटीएस बेसिकली एक वेबसाइट वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के मूवमेंट को चेक करेगा और उनको इस स्कीम के अंदर कवर करेगा, इस स्कीम की सर्विसेज देगा, जो भी इधर से उधर यहाँ पर वर्कर्स इधर उधर जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक आइडेंटिटी नंबर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये तो इशू था, ये कुछ खास नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर ये क्या है क्या नहीं। हाँ, स्टेट पीएससी पे आप लोग देख पाओगे जैसे कि जो दूसरे लेवल है, जैसे वनडे एग्जामिनेशन का, वहाँ पे पूछा जा सकता है कि एमटीएस एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा ये स्कीम के बारे में। स्कीम को लेकर क्वेश्चन बनने वाला है डेफिनेटली, और हर साल आप देख पाओगे प्रीलिम्स में एक स्कीम, योजना, मिशन को लेकर क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा मैं काफ़ी स्लो भी बोल रहा हूँ, मतलब आवाज़, आई होप, मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको कि थोड़ा सा डाउन आ रहा होगा आवाज़ वो इसलिए डाउन आ रहा है क्योंकि मेरे थ्रोट में थोड़ा सा यार पता नहीं क्या हो गया, अभी तक खराश है गले में 2 दिनों से, और उसके बाद भी मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी वो सही नहीं हो पा रहा। हालांकि पेन नहीं हो रहा है इतना, लेकिन फिर भी अब पेन नहीं हो रहा है, उसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो आवाज़ इसी वजह से थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो चल रहा है ये, और क्या चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं आईसीडीएस की, तो यह है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो देखो ये जो आईसीडीएस है ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं। आईसीडीएस एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार के थ्रू स्पॉन्सर करी हुई। अब इसको लागू कौन करता है या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। इस पूरे स्कीम को लॉन्च किया गया था 1975 में, आप देख पाओगे चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इनकी एक वेबसाइट है, इसको भी जाकर एक बार विजिट कर सकते हो। अब बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पर ये बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चों के विकास के ऊपर। तो लगभग 0 से 6 साल तक, मतलब जो 6 साल तक का बच्चा है उनको यहाँ पर हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेंस हैं, मतलब कि प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर जो कि मतलब डिलीवरी हो चुकी है, बच्चों को अपने दूध पिला रही है वो मदर, तो इनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। सपोर्ट कैसा मिलता है? जैसे न्यूट्रिशन दे दिया, प्री स्कूल एजुकेशन दे दी बच्चों को, हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन दे दी, इम्यूनाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा, हेल्थ चेकअप्स प्रॉपर हो पाएंगे, रेफरल सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये सारे काम किए जाते हैं आईसीडीएस स्कीम के अंदर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आईसीडीएस के अंदर में ही और भी छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं, तो आपको इस वाले आर्टिकल में ना बहुत सारी स्कीम्स को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोग चाहो तो इसको लिख लेना, या फिर जब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि इसी आर्टिकल में मैं आपको 4-5 स्कीम कवर करवा दूंगा जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और क्वेश्चन बनते हैं। अब आईसीडीएस के अंदर में ये आती है, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं, बच्चों के, माँ के, लड़कियों के डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर ये स्कीम काम करती हैं। तो पहली स्कीम आती है आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम। आपको पता होगा काफ़ी बार हमने आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ा है। तो बेसिकली अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है जो कि बच्चों के केयर के लिए यहाँ पर लाया गया है, बच्चों के केयर के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए।
अब जो भी इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज़ हैं, जो भी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में फ़ायदा उठाते हैं, वो यहाँ पर आपको बच्चे ही देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र 0 से 6 साल के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बच्चों के साथ साथ प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को भी यहाँ पर इस आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम के फ़ायदे मिलते हैं। अब आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम करता क्या है? बिल्कुल वही काम जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 के 6 सर्विसेज देता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, वही 6 चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये तो ICDS के अंदर में मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में पहली स्कीम आ गई। उसके बाद इसके अंदर ही एक और स्कीम आती है जिसका नाम है PMMVY मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये कौन सी स्कीम है समझते हैं। देखो, इस स्कीम को पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, मतलब माओ को बेनिफिट देती है ये। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको लागू किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। लॉन्च किया गया था 2010 में। मदर की केयर के लिए काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। एलिजिबल कैसे हो पाएंगे, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, लॉन्च हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के थ्रू यहाँ पर यह पर्टिकुलर योजना की गई थी। इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर मदर है, मदर को 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 बार 5,000 मतलब 5,000 को 3 टुकड़ों में यहाँ पर करके दिया जाता है। क्लियर हुआ। अब उनके बैंक में या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, जो भी प्रेग्नेंट वेमेन का बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो उनको ये पैसा दे दिया जाता है। किसको? प्रेग्नेंट वेमेन या लैक्टेटिंग मदर को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है वेमेन को, ताकि वेमेन की जो भी यहाँ पर मतलब नीड्स हैं उनको वो पूरी कर पाएँ। क्लियर हुआ। तो ये 2 स्कीम आ गई। अब ICDS के अंदर एक तीसरी स्कीम आती है जिसको हम लोग नेशनल क्रैश स्कीम के नाम से जानते हैं। तो नेशनल क्रैश स्कीम क्या है? ये बेसिकली क्या करती है, लगभग आप कह सकते हो कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। जो दिन ब दिन की जो केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। जिन बच्चों की उम्र यहाँ पर 6 महीने से लेकर 6 साल तक है, ठीक है, और उन बच्चों की जो माँ है वो काम करती है कहीं ना कहीं, तो उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, हेल्थ और स्लीपिंग फैसिलिटीज़ मतलब सोने तक की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि उनकी माँ कहीं काम कर रही है ना। तो क्या है यहाँ पर, अब उनके बच्चों की जो केयर है वो यहाँ पर नेशनल क्रैश स्कीम के थ्रू की जाती है। आगे चलते हैं, तो नेशनल क्रैश स्कीम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। PIB का आर्टिकल भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद ICDS के अंदर एक और स्कीम आती है जिसका नाम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। अब इस स्कीम का मकसद है कि जो हमारी लड़कियां हैं, ठीक है, स्कूल गर्ल्स जो कि स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं 11 से 14 साल की, इनको एम्पावर करना। इनको एम्पावर करने का मतलब है इनके अंदर इनका जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव करना, इनको सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, लाइफ स्किल्स देना और होम स्किल्स प्रोवाइड करवाने का काम करा जाता है इस स्कीम के अंदर। ये जो स्कीम है इसके अंदर न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब कि जैसे न्यूट्रिशन के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दे देना जिससे कि इनके अंदर जो आयरन की कमी वो पूरी हो जाए, प्लस हेल्थ चेकअप दे देना, और भी हेल्थ एजुकेशन दे देना, स्किल्स ट्रेनिंग देना, लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, होम मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को। तो उनके लिए पर्टिकुलर स्कीम है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 स्कीम्स और आती हैं ICDS के अंदर में। तो आपने काफ़ी सारी स्कीम्स आज कवर कर ली हैं छोटे छोटे शब्दों में और इंपॉर्टेंट वाली स्कीम्स को। तो ICDS के अंदर एक और स्कीम आती है जिसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अब इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद भी यहाँ पर है बच्चों के वेलबींग को इम्प्रूव करना, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग आपका जो बच्चा सफ़र कर रहा है अलग अलग से, उनके यहाँ पर आप कह सकते हो पेरेंट्स से अलग हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम वर्क करती है। देन उसके बाद एक और स्कीम आती है पोषण अभियान। तो नाम से पता चल रहा है अच्छा खाना देने के लिए यहाँ पर ये स्कीम जानी जाती है। तो इसका टारगेट है कि जो स्टंटिंग है और यहाँ पर वेस्टिंग है उसको रोका जाए, मतलब कि बच्चों को एक अच्छा खाना दिया जाए, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है बच्चों की हाइट के कंपैरिजन में, एज के कंपैरिजन में उनकी हाइट बहुत कम होती है, या फिर एज के कंपैरिजन में उनका वेट बहुत कम होता है। तो इस सिचुएशन को ठीक करना, इसके लिए हम लोग पोषण अभियान स्कीम को चलाते हैं। अब यहाँ पर फोकस क्या रहता है, यहाँ पे फोकस रहता है कि हम लोग टारगेट करें एनीमिया को ख़त्म करें। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे और माँ दोनों बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट हर सेकंड वीमेन इंडिया के अंदर एनीमिया से सफ़र कर रही है। एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, आयरन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख पाओगे। तो बेसिकली पोषण अभियान भी इसलिए चलाया जाता है ताकि हम लोग एक न्यूट्रिशियस भरपूर खाना दे सकें इनको, जिससे कि न्यूट्रिशन की वैल्यू इनके बॉडीज़ के अंदर वापस से इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सारी पर्टिकुलर स्कीम्स आती हैं ICDS के अंदर में। तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ।
अब एट द लास्ट बात करें कि भाई हमने सारी स्कीम्स को पढ़ लिया, आईसीडीएस कितनी बड़ी स्कीम है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आईसीडीएस एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं। तो अम्ब्रेला स्कीम मैंने आपको बताया, छोटी छोटी स्कीम्स बता दी। अब एट द लास्ट बात करते हैं कि ओवरऑल आईसीडीएस का पर्पज़ क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन पर्पज़ है न्यूट्रिशनल हेल्थ और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, यानी बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 साल के बीच में है, इनका न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। दूसरा यहाँ पर इसका मेजर पर्पज़ है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट करना। तीसरा यहाँ पर आपको फोकस देखने को मिलेगा माल न्यूट्रिशन को टैकल करना, ठीक है, जो कुपोषण देखने को मिल रहा है। उसके बाद चौथा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इस प्रकार से पॉलिसी और मतलब जो भी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको कोऑर्डिनेट करके चलना, जिसमें हम लोग क्या कर सकें, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेट करना, उनको पढ़ाना, ठीक है, उनको काफ़ी कुछ सिखाना, स्किल्स प्रोवाइड करवाना, उनको यहाँ पर एक जागरूक सिटीज़न बनाना। तो ये सारा काम यहाँ पर आईसीडीएस के अंदर होता है। तो आईसीडीएस स्कीम के अंदर ही यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ज़िंदगी भर आईसीडीएस स्कीम को नहीं भूलोगे और इसके अंदर जो स्कीम्स आती हैं वो भी कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा मतलब आपको परेशानी होती होगी जब मैं ये सिलेबस लिख देता हूँ, मैं एक स्लाइड लगा दिया कर दूँगा सिलेबस की, कि कौन सा आर्टिकल कौन से सिलेबस से हमारा रिलेट होता है, वो स्लाइड लगा दिया करूँगा, तो उसके लिए परेशानी नहीं होगी, कल से वो स्लाइड लग जाएगी आपका, ठीक है। जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, कौन कौन सा टॉपिक है पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर, वो सारे टॉपिक्स में लगा दिया करूँगा, वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आर्टिकल के अंदर बात की गई है, वाई इज़ ब्लैक सी क्रूशियल टू रशिया, यानी जो ये ब्लैक सी है ये रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अभी एक बवाल देखने को मिला ब्लैक सी के अंदर, आपको पता होगा रशिया का एक जहाज़ था मॉस्कोवा करके, उसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो यूक्रेन ने एक मिसाइल दाग दी, नेपच्यून एंटी क्रूज मिसाइल। तो क्या हुआ, उस मिसाइल से यहाँ पे आप देख पाओगे जो शिप है वो डूब गया, ठीक है, और वो रशिया का वॉरशिप था। और बहुत लंबा इतिहास हो गया कि अभी तक किसी का वॉरशिप यानी जो लड़ाकू जहाज़ है बेसिकली वो नहीं डूबा है। यहाँ पे हमने देखा कि लड़ाकू जहाज़ डूब गया है, तो इसकी वजह से रशिया काफ़ी गुस्सा भी हुआ। तो आप देख पाओगे इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है कि ब्लैक सी जो है रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और रशिया ने अपना जो जहाज़ है मॉस्कोवा वो खो दिया है, जो कि रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाज़ हुआ करता था। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन सेक्शन पे कवर किया है, मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल ही लगा दिया, ठीक है। ये आप देख पाओगे आर्टिकल लगा दिया है। ये रशिया का मॉस्कोवा जहाज़ आपको देखने को मिलेगा। ये इस समय यहाँ पर इसकी पिक्चर दे रखी है, जुलाई 2021 की पिक्चर है ये। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आगे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है ताकि आप देख सको कि हम हमारा जो डिस्कशन है टॉप न्यूज़ एनालिसिस का बिल्कुल ऑथेंटिक डिस्कशन है। अब बात करते हैं मुद्दा क्या है। देखो इशू समझते हैं पहले। इशू समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझना होगा, ब्लैक सी का लोकेशन आपको देखना होगा, क्योंकि ब्लैक सी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, और क्वेश्चन बन जाते हैं लोकेशन को लेकर कि इस पर्टिकुलर सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात करें हम लोग ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर है रोमानिया, इधर आपको मोल्दोवा देखने को मिलेगा, इधर यूक्रेन हो गया, इधर यहाँ पर रशिया हो गया, इधर जॉर्जिया, देन उसके बाद इधर टर्की, देन इधर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बुल्गारिया, है ना। तो ये कुछ कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी। ये आप लोग देख पाओगे लगभग 7 कंट्रीज़ है जो कि ब्लैक सी के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। अब इधर टर्की है, ध्यान रखना, और टर्की का इधर वाला जो हिस्सा है ये सी ऑफ मरमरा कहलाता है। सी ऑफ मरमरा पिछले साल चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर काई वगैरह जम गई थी, आपको याद होगा, है ना। तो ये सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा, और इधर आप देख पाओगे ब्लैक सी है। क्लियर हुआ। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के भी पीछे आपको एजेंट सी देखने को मिलता है ना। एजेंट सी से थोड़ा सा और इधर चलोगे तो आपको ये मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, है ना, और ऊपर यहाँ पर सी ऑफ एजोव, और नीचे आपको एजेंट सी देखने को मिल ही रहा है। क्लियर हुआ। तो ये सारे सी आपस में ही हैं, तो इन चारों का नाम आप ध्यान रख सकते हो, ये आपस में ही हैं, इधर उधर आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर नीचे बस खाली इनकी लोकेशन है। क्लियर हुआ। तो ये है ब्लैक सी। यहाँ पर रशिया का एक बहुत बड़ा दबदबा है, और रशिया चाहता है कि मैं इस पूरे ही एरिया के ऊपर एक अपना दबदबा को बहुत मजबूत कर दूं, मेरे बिना यहाँ पर एक पत्ता ना हिले। तो वो दबदबा कैसा है, प्लस रशिया ऐसा क्यों चाहता है, क्यों यहाँ पे ये जो सागर है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर आते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ब्लैक सी वाले रीजन के ऊपर जो डोमिनेशन है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं इसका जियो स्ट्रैटेजिक मूव देखने को मिलेगा, यानी रशिया का कोई ना कोई यहाँ पर जियोपॉलिटिकल मूव है, जिससे यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया की पावर्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। प्लस यूक्रेन को भी आप एक तरीका ये भी देख पाओगे, क्योंकि
पूरा मुद्दा क्या है, यूक्रेन का है। आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रही है। तो अभी ब्लैक सी के ऊपर अगर कब्जा होता है, क्योंकि ये जो रीजन है ये क्रीमिया वाला रीजन है, इसको रशिया ऑलरेडी हथिया चुका है 2014 के अंदर, ये तो आपको पता ही है। अब क्या होगा, इस ब्लैक सी के माध्यम से और भी आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा यूक्रेन इधर से घेर पाएगा रशिया, है ना, इस वाले रीजन से घेर पाएगा रशिया। इधर जो ओडेसा पोर्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी रशिया का दबदबा बन पाएगा। क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, जो ब्लैक सी है, ये दूसरा रीज़न ये भी है कि ब्लैक सी की जो मतलब ये आप देख पाओगे ट्रेडिशनली मीन रशिया वार्म वाटर गेटवे टू यूरोप। तो यहाँ पर ये रशिया का बेसिकली एक गेटवे है यूरोप के अंदर एंटर करने के लिए, तो इसी वजह से भी यहाँ पर ब्लैक सी ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से यूरोप के अंदर एंटर किया जा सकता है। फिर उसके बाद रशिया के लिए जो ब्लैक सी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा, तो ब्लैक सी के अंदर दबदबा रहेगा पूरा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी के ऊपर भी पूरी तरह से यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहने वाला है रशिया का, मतलब मेडिटेरियन सी में बहुत आराम से पहुंच पाएगा। देन उसके बाद ब्लैक सी मतलब नाटो को और रशिया को अलग करता है, क्योंकि आप देख पाओगे इधर जो है नाटो के मेंबर्स हो गए, है ना, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के मेंबर्स हो गए, इधर रशिया हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्लैक सी है जो कि एक बफर जोन का काम करता है बीच में यहाँ पर, है ना, तो ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर आप लोग देखोगे पोर्ट ऑफ ओडेसा, तो पोर्ट ऑफ ओडेसा भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिंक है यूक्रेन और आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। यहाँ पे ओडेसा यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, तो यूक्रेन और पूरे दुनिया के मतलब कनेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्ट। तो रशिया चाहता है कि यहाँ पे भी हमारा दबदबा रहे। तो बेसिकली ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से रशिया चाहता है पूरा का पूरा ब्लैक सी जो है वो मेरे अंडर में रहे। लेकिन अभी इसी ब्लैक सी के अंदर एक हादसा देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बताया, जहाज़ था रशिया का, वॉरशिप था, ठीक है, लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला वॉरशिप था, जिसको यूक्रेन डुबा दिया। यूक्रेन बोल रहा है हमने डुबाया है, यूक्रेन खुश हो रहा है बहुत, लेकिन रशिया बोलता है कि वो वेदर खराब होने की वजह से डूब गया है, ठीक है, ये यहाँ पर रशिया का कहना है। क्लियर हुआ। तो हमने ये डिस्कस कर लिया ब्लैक सी। अब यूक्रेन वॉर के अंदर भी आपको ब्लैक सी का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर यही देखने को मिल जाएगी, जब आप देखोगे इधर यूक्रेन को, तो नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, यह है क्रीमिया वाला रीजन, जिसको रशिया ने ऑलरेडी 2014 में एनेक्स कर लिया, यानी कि इसको कब्जा लिया है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे वो चीज़ें मैंशनड है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी इस वाले एरिया के अलावा यहाँ पे कोई इतना रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूक्रेन के इस वाले हिस्से में एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा, किसको, रशिया को, ये भी आप लोग देख पाओगे एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे जो मरियुपोल है, मरियुपोल वाले रीजन के ऊपर आज के टाइम पर आपको पता होगा रशिया पीछे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक भी कर चुका है, इनफैक्ट काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा लिए इसके ऊपर कब्जा करने के लिए। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि लग ही रहा था ये वाला रीजन पूरी तरह से खत्म हो गया, अब तो ये यहाँ पे यूक्रेन के हाथ से जाने वाला है, ठीक है। तो ये वॉर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे बताएगा। बाकी वॉर के अंदर तो आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी धमाके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद खार्किव हो गया, ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारा बवाल हो चुका है। तो वॉर के अंदर यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है, वॉर वाली सिचुएशन, ये आपको पता है, कुछ ऐसी खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं जाने वाली, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान भी मत रखना। बाकी ब्लैक सी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। बाकी मॉस्को जहाज के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको लेकर एक और आर्टिकल आगे कवर किया गया है, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। मॉस्को क्या है, कैसे वर्ड लिया गया, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अब आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ट्राई करना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में देने की। इससे पहले भी मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, आपको सारी लोकेशंस मैंने पहले दिखाई हैं, तो आप कोशिश करना कि आप यहाँ पर इसको सही से सॉल्व कर पाओ। एक साइड में आपको सी के नाम दिए गए हैं, समुद्र के नाम, एक साइड में उन समुद्र की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। तो इसमें से यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा करेक्टली मैच है। जैसे एड्रियाटिक सी से क्या अल्बेनिया, जो अल्बेनिया देश है, वो बॉर्डर शेयर करता है, सही है या गलत है। उसके बाद ब्लैक सी से क्रोएशिया शेयर करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लैक सी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्लैक सी से क्रोएशिया मैच करा नहीं करा, तो यहीं पे आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन के अंदर 2 2 2 2 3 4 जगह है, तो आप लोग यहीं पे खत्म कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक। फिर उसके बाद जो कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी का क्या बॉर्डरिंग कंट्री कजाकिस्तान है, मेडिटेरेनियन सी का क्या बॉर्डरिंग कंट्री मोरक्को है, रेड सी के पास यहाँ पर क्या सीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, डिस्कस करेंगे इसराइल के नए वेपन के बारे में। इसराइल का पास यहाँ पर एक नया हथियार आ चुका है, लेज़र बीम वाला, ठीक है। तो ये भी काफ़ी खतरनाक है, मैं आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, इसराइल ने कितना कुछ किया है अगर दुश्मन की मिसाइल उड़ानी है उसके लिए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अगेन कि इसराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एक नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम,
और आपने कई बार सुना होगा आयरन डोम के बारे में, है ना। जो आयरन डोम है ये भी इजराइल का ही है। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आगे समझेंगे इसको। तो इस आर्टिकल को मैंने डिटेल से लगा दिया, चाहो तो एक बार रीडअप मार लेना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ ये पूरी चीज़ें। इशू क्या है, मुद्दा बेसिक क्या है, पहला बेसिक यह है कि इजराइल ने सक्सेसफुली नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर लिया है, जो कि क्या करेगा, दुश्मन के रॉकेट को हवा में उड़ा देगा, दुश्मन की मिसाइल को हवा में उड़ा देगा। जैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, ये भी हवा में रॉकेट उड़ा देता है। मान लो दुश्मन ने यहाँ पर काफ़ी सारे रॉकेट छोड़ दिए एक साथ, अब इस रॉकेट को इजराइल कैसे रोकेगा, तो इजराइल यहाँ पर अपना ये आयरन डोम छोड़ेगा और ये जो है रॉकेट यहाँ से निकलेगा और सबको हवा में उड़ा देगा। और इनफैक्ट बोला यह जाता है कि इजराइल का आयरन डोम इतना अच्छा है कि 90% तक करेक्शन से यहाँ पर ये सारे रॉकेट खत्म कर देगा। मतलब जितने रॉकेट एक साथ आ रहे हैं 90% इनकमिंग रॉकेट को यहाँ पर मार के गिरा देगा। ये नज़ारा आपने देखा होगा, ये नज़ारा ज़रा बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था पिछले साल, यही समय था, आपको याद होगा 1 साल होने वाला है जब इजराइल फिलिस्तीन के बीच में 11 दिन की वॉर हुई थी। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए थे, पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस वहाँ पर हम लोग करते थे डेली बेसिस पर, याद आ रहा होगा आपको। तो ये नज़ारा बहुत फेमस हुआ था, ट्विटर पर हर जगह पर वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हुई थी। वो ये है कि एक तरफ से यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमास है वो अटैक कर रहा था, मतलब यहाँ पे जो हमास है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरफ से अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ इजराइल इसको डिफेंड कर रहा था। मतलब 4-4 हज़ार रॉकेट छोड़े गए थे हमास की साइड से, लेकिन इजराइल के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के पास में अपना खुद का ये आयरन डोम सिस्टम था। आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, हवा में ही रॉकेट को मार के गिरा देता है, वो ज़मीन पे गिरना ही नहीं देगा। एक आध गिरेगा दूर इधर उधर, बट यहाँ पे ज़मीन, मेन ज़मीन पर जहाँ पे आयरन डोम सिस्टम तैनात कर रखा है वहाँ पे गिरेगा ही नहीं। तो ये है आयरन डोम सिस्टम, ये मजबूती है यहाँ पर इजराइल के पास में। और इसी प्रकार का आयरन डोम सिस्टम प्रकार के यहाँ पर एक और नया वेपन आ चुका है। नए वेपन का नाम आपको दिखाई दिया मैंने, न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इसमें यहाँ पर लेज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अगेन रॉकेट को उड़ाएगा। तो रॉकेट उड़ाया जाता है इस प्रकार से, आप देख पाओगे ये इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। इसको यहाँ पे ले गए, कोई रॉकेट आया तो यहाँ पर ये आयरन डोम सिस्टम से रॉकेट छूटेगा और दूसरे की मिसाइल को यहाँ पे वहीं पे ऊपर हवा में मार देगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये कैसे काम करेगी, तो ये जो इजराइल का खुद का बनाया हुआ लेज़र सिस्टम है, इसको हम लोग आयरन बीम के नाम से भी जानते हैं, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग अपने एयर के अंदर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें। यहाँ पर कोई रॉकेट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको हम लोग हवा में उड़ा सकें। तो ये यहाँ पर आयरन बीम सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो आयरन, मतलब ध्यान रख सकते हो आयरन डोम सिस्टम और उसी से रिलेटेड आयरन बीम सिस्टम है। अब जो ये आयरन बीम है ये बहुत ही ज़्यादा शांत से चलता है, ये इनविजिबल है, आपको दिखेगा भी, लेज़र का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम यहाँ पर मैंने आपको बताया ये है, जिसका मेजर मकसद है कि भाई हम लोग दुश्मन को जो भी मिसाइल वगैरह ये छोड़ रहा है हम उसको उड़ा सकें। और ख़ास बात पता है इसके बारे में क्या है, खास बात यह है कि इस लेज़र सिस्टम की इफेक्टिवनेस के बारे में देखो, यहाँ पर अभी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग ज़मीन से, समुद्र से और हवा से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। ज़मीन, समुद्र, हवा सभी जगह से यहाँ पर हम लोग अपने इस वाले सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। प्लस बोला गया एक इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, बिल्कुल सटीक तरीके से यूज़ किया जाएगा और बहुत आराम से, मतलब ईजी टू ऑपरेट टूल है। ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत है उसको चलाने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से चलाया जा सकता है। और उससे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। जो आज के टाइम पर हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन वाले आइटम्स हैं उनसे तो कई गुना ज़्यादा सस्ता ये वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर इजराइल जो है इस आयरन बीम को बेचे अलग अलग कंट्रीज़ को। क्लियर हुआ। तो आयरन बीम सिस्टम क्या है, आयरन डोम की तरह काम करता है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ये इजराइल का इशू क्या था वो हमने समझा। अब 2018 में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ थर्ड। काफ़ी बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ, लगभग पिछले कुछ टाइम में, मतलब 2 बार तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, द हिंदू के अंदर ही पूछा जा चुका है। थर्ड क्या है, इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब जो थर्ड है ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये आखिरकार क्या है, तो आपको आज इसका आंसर बताना है। आंसर मैं कोई सा नहीं बताऊंगा। थर्ड क्या है, एक इजरायली रडार सिस्टम है। क्या ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ एंटी मिसाइल प्रोग्राम है? क्या ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है? या फिर क्या ये एक डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच में? तो इसका सही आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट स्पीशी यानी प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है पाम किंग के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, एक बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, ये बटरफ्लाई पहली बार तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली है, पहली बार देखने को मिली है। इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ चुका है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लगा दी है, इसका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या है वो सब लगा दिया है, आगे मैं आपको बताऊँगा। मुद्दा क्या है, जो ये रेयर बटरफ्लाई है पाम किंग, इसका साइंटिफिक नेम है अमेथूसिया फिडिपस। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसको पहली बार देखा गया तमिलनाडु के अंदर। ये हमारी 321वीं
321 प्रजाति देखने को मिलती है बटरफ्लाई की, जो कि तमिलनाडु के अंदर पाई गई है। वैसे भारत के अंदर टोटल तितलियों की 1500 के आसपास प्रजातियां हैं, जिसमें से 321 स्पीशी यह है जो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, तो तमिलनाडु की खुद की ये 321 स्पीशी है जो यहाँ पे पाई गई है, जिसका नाम पाम किंग है। साइंटिफिक नेम जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करते हैं। अब जो ये पाम किंग बटरफ्लाई है, इसको सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था साउथ इंडिया के अंदर में। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एच एस फर्ग्यूसन, तो इनके थ्रू यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था 1891 में, और 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर बताया गया। बाद में इसको रीडिस्कवर किया गया 2007 के अंदर। फिर ये जो पाम किंग है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे फैमिली का नाम है निम्फालिडे फैमिली से ये बिलोंग करती है। उसके बाद ये पाम के ऊपर बैठती है, पाम खाती है, कोकोनट कैलामस वैराइटीज़ जो है प्लांट्स के वो यहाँ पर खाती है, उसको फीड ऑन करती है। प्लस यहाँ पे जो बटरफ्लाई है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इसका ब्राउन सा कलर आपको देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर है, डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसको ये इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ठीक है, और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको हर जगह पर स्पॉट करना या फिर लकड़ी पर बैठे हो तो उसको देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये छिप सी जाती है अपने कलर में, बिल्कुल लकड़ी वाला कलर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब क्या होता है, ये वुड के ऊपर बैठी होगी तो उसके अंदर ही छुप सी जाएगी, डिस्गाइज सी हो जाएगी, और अपने पंख वगैरह बहुत कमी से फैलाती है। यहाँ पे फैला हुए दिख रहे हैं बट बहुत कमी से फैलाती है, ऐसा बताया गया। अब ये प्रजाति पाई कहाँ कहाँ पे जाती है, तो ये जो बटरफ्लाई है ये आपको इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों में देखने को मिलेगी, जैसे म्यांमार, सॉरी इंडिया के अंदर ही म्यांमार को ऐड कर दिया, मतलब कई सारे कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे म्यांमार के कुछ हिस्से हो गए, इंडिया के कुछ पार्ट्स में मिलता है, प्लस इंडो चाइना या फिर पेनिनसुलर मलेशिया, थाईलैंड, इन सभी जगह पर यहाँ पे आपको ये बटरफ्लाई देखने को मिलती है। उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया के अंदर इस स्पीशी को रिकॉर्ड किया गया था अरिप्पा और शेंदुरनी पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी जगह के नाम हैं जहाँ पर इन बटरफ्लाई को रिकॉर्ड किया गया है, इस वाली बटरफ्लाई को, पाम किंग को। क्लियर हुआ? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज का लास्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे तो हमने लास्ट में कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स चर्चा में थे उसको भी कवर कर लिए हैं। अभी जो मैं आपको मुद्दा बता रहा था ब्लैक सी वाला, वो यहाँ पर आ चुका है। बात की गई है नेपच्यून क्रूज मिसाइल के बारे में, तो आखिरकार नेपच्यून क्रूज मिसाइल क्या है, तो अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस ज़बरदस्त, मतलब जो एक्सप्लेन सेक्शन है बहुत ज़बरदस्त लेकर आता है। एक्सप्लेन सेक्शन आप पढ़ोगे तो सच में मज़ा आ जाता है पढ़कर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग से यहाँ पर ये आर्टिकल्स लेकर आता है। बात की गई है नेपच्यून क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसने अभी रशिया के वॉरशिप को डुबो दिया है। तो रशिया का जहाज़ के ऊपर ये यूक्रेन का मिसाइल ने मारा और ये जहाज़ डूब गया। ये कहानी है पूरी। अब यहाँ पे हम समझेंगे जहाज़ क्या था और ये मिसाइल क्या है। तो यूक्रेन का खुद का बनाया हुआ, सबसे बड़ी बात ये मिसाइल जो है यूक्रेन का खुद का बनाया हुआ है, और रशिया का जहाज़ का नाम है मॉस्कवा और यूक्रेन के मिसाइल का नाम है नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ठीक है, जो दुश्मन की शिप को मारने के लिए ये क्रूज मिसाइल बनाया गया है। क्रूज मिसाइल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, दो प्रकार के मिसाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है बलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। जो मिसाइल को आप मान लो यहाँ से छोड़ना है, तो आपने जिस मिसाइल को यहाँ से छोड़ा और छोड़ते हुए यहाँ पर अगर उसका पाथ ऐसे होता है, वो एनवायरमेंट से बाहर निकलेगा और एनवायरमेंट से बाहर निकलने के बाद वापस से एनवायरमेंट में एंटर करेगा, फिर उसके बाद जाके अपने टारगेट पर हिट करेगा, तो वो तो होती है हमारी बलिस्टिक मिसाइल। और एक मिसाइल होता है यहाँ से छोड़ना आपने और छोड़ने के बाद हमारे एनवायरमेंट के अंदर ही वो गया और अपने टारगेट को हिट कर दिया, तो वो होता है हमारा क्रूज मिसाइल। तो ये होता है डिफरेंस बलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में। क्लियर हो गया जी? अब आगे बात करते हैं। ये जो नेपच्यून है, ये नेपच्यून बेसिकली एक कोस्टल एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर ही अंदर हिट करता है। अब यहाँ पर दूसरे दुश्मन के जहाज़ को उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो नेवल वेसल्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर यूज़ करता है। 300 किलोमीटर्स का यहाँ पर इसकी रेंज देखने को मिल जाती है। ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको यूक्रेन डिफेंस फोर्सेस ने इंडक्ट किया था मार्च 2021 में। ठीक है, यूक्रेन ने खुद यहाँ पर इसको डेवलप कर रखा है। हालांकि जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था उसकी मदद से यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूक्रेन के अंदर है, जिसकी मदद से यूक्रेन ने अपने पूरे मिसाइल को बनाया। अब जो ये मिसाइल है ना, खास बात ये भी है कि रशिया के क्रूज मिसाइल से काफ़ी सिमिलर है। रशिया का खुद का एक मिसाइल है रशियन KH-35 क्रूज मिसाइल, तो इसी से काफ़ी हद तक मैच करता हुआ आपको ये नेपच्यून वाला मिसाइल देखने को मिल जाएगा जो कि यूक्रेन का है। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। अब मोस्कवा क्या है? मोस्कवा वो जहाज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। मोस्कवा बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल क्रूज़र है। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख पाओगे रशियन नेवी ने अब जो नाम है ये अपनी मॉस्को शहर के ऊपर दिया है। आपको पता होगा रशिया के अंदर ही मॉस्को एक सिटी है, उसके नाम पे इस जहाज़ का नाम दिया मोस्कवा। तो एक क्रूज़र था, बहुत बड़ा जहाज़ था, वॉरशिप था। खासकर की बात क्या है, वॉरशिप था। इसके अंदर काफ़ी सारे हथियार लगे थे, युद्ध में लड़ने के लिए वॉरशिप्स का यूज़ किया जाता है।
और एक लंबा इतिहास हो चुका है कि आज तक वॉरशिप डूबा नहीं है, मतलब एक लंबे इतिहास से डूबा तो नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद देखा गया कि वॉरशिप एक डूब गया है, जिसकी वजह से रशिया का दिमाग और ज़्यादा खराब हुआ। अब क्या हुआ, ये जो क्रूज़र है मैंने आपको बताया एक वॉरशिप आपको देखने को मिलेगा हाई स्पीड का, प्लस उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स थी कि यहाँ पर जो हमारा दुश्मन है उसको यहाँ पर उड़ा सके। प्लस ये जो मॉस्कवा है ये ओरिजिनली सबसे पहली बार लाया गया था, इसको कमीशन किया गया था एज द स्लावा 1983 के अंदर इसको लाया गया था। इसको कमीशन किया गया था, मतलब इसको वापस से रिकमीशन किया गया 2000 के अंदर, कहाँ पर एज अ मॉस्कवा। तो पहले स्लावा के नाम से था, बाद में इसका नाम मॉस्कवा किया गया। इसके अंदर चेंजेस करे गए, वेपन्स बदले, ठीक है, सिस्टम बदला, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बदली, फिर उसके बाद यहाँ पर वापस इसका यूज़ करने लगे। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है आपको देखने को मिलेगा 12,490 टन्स का। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लैक सी के अंदर एक इंपॉर्टेंट शिप है जिसके अंदर रशिया लगभग 500 अपने पर्सनल को कैरी कर सकता था, मतलब इतना बड़ा जहाज़ है, आप इमेजिन कर सकते हो कि 500 लोगों को वो कैरी कर सकता था, ठीक है, जो कि अब यहाँ पर डूब चुका है, जिसको लेकर काफ़ी हद तक चर्चा हो रही है। तो ये यहाँ पर हमने मिसाइल्स के बारे में चर्चा कर ली है। अब फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हमने लगा रखे हैं, लास्ट में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि अभी भारत के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो कौन से नंबर वाले होने हैं, ठीक है, 11वें 12वें कौन से नंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको नाम देना है, नंबर देना है। अगला क्वेश्चन, जो यहाँ पर एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर एमपीज़ हैं, अब क्या है उन एमपीज़ के पास वोट वैल्यू होती है जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोटिंग देते हैं। तो जो वोट वैल्यू होती है वो एमपीज़ की फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू कितनी है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो ज़रा जल्दी से। उसका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बोला गया डैश हैज़ सक्सेसफुल टेस्टेड अ न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक कंट्री है जिसने नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी टेस्ट कर लिया है जो कि दुश्मन के मिसाइल्स को उड़ाने में मदद करेगा, तो वो कौन से देश का नाम है आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी एक बटरफ्लाई पहली बार देखी गई है तमिलनाडु के अंदर में जिसका नाम पाम किंग है, बट आपको बताना यह है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूक्रेन ने यहाँ पर क्लेम किया कि हमने रशिया का जो जहाज़ है वो उड़ा दिया है, ब्लैक सी के अंदर डुबो दिया है, तो यूक्रेन ने इसका क्लेम किया है और यूक्रेन ने बोला हमारा एक मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल है जिसने ये काम करके दिखाया है। तो उस क्रूज़ मिसाइल का नाम क्या है आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्लियर हुआ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आगे आपको प्रोवाइड करवा दिए, चाहो तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग आपकी डिमांड के ऊपर करते हैं रिवीजन को, ओवरव्यू लेंगे और इस ओवरव्यू के अंदर क्या होगा, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स जो कवर किए हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और दिमाग में वो बैठ जाएंगे, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ना तो दिमाग में फिर लास्ट में बैठ जाता है। कोई बात नहीं, ये एक बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल करंट अफेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे करंट अफेयर की वैल्यू पहले से कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट अगर आप इस चैनल के दोनों वीडियोस फॉलो कर रहे हो, द हिंदू का प्लस डेली करंट अफेयर का, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर, मतलब प्रोबेबली क्या कह सकता हूँ, बहुत यहाँ पर सारी चीज़ आपके कवर हो ही रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर हमने चर्चा की थी कि भाई प्रोसेस क्या है, ये द हिंदू का आर्टिकल था, फिर हमने यहाँ पर चीज़ों को समझा डिटेल से। तो आपके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाता चलूँगा जो अभी हमने पूछे हैं। तो अभी यहाँ पर भारत के अंदर ये 16वां इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। लिस्ट प्रेसिडेंट की पूरी दे दी गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर में एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम तैयार होता है, इसी के माध्यम से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है इसके अंदर कौन कौन होता है, इसके अंदर होते हैं एमपीज़ और एमएलएस, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस के, और हमारे एमएलएस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, ये मिलकर वोटिंग करते हैं। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 के अंदर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशंस के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। बात करें प्रोसीजर की, तो कैसे यहाँ पर इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वोट होता है। हमने कितनी खिचड़ी पकाई है ना, वैल्यू ऑफ वोट का यहाँ पर खेल होता है। वैल्यू ऑफ वोट का क्या खेल होता है, तो एमपीज़ और एमएलएज हैं, एक एमपी के वोट की वैल्यू कुछ सेट की जाती है। देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके वोट की वैल्यू फिक्स्ड है, वो है 708। जो एमएलएज होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के मेंबर्स हैं, तो क्या होता है, अब यहाँ पर देखो स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, डिफर करती है, तो इसी वजह से एमएलए का जो एक वोट का वैल्यू है वो भी डिफर करता है, ऊपर नीचे होता है। क्लियर हुआ। बाकी वैल्यू ऑफ वोट के बारे में अगर हम लोग और चीज़ें देखें तो इसको निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने आप लोग को सिंपल सा बताया, टोटल पॉपुलेशन इंटू अपॉन मैंने यहाँ पर एमपीज़ कर दिया टोटल, मतलब 1970 की जनगणना के हिसाब से, फिर इंटू 1000 कर दिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इस प्रकार से वोट की वैल्यू निकाली जा सकती है।
फिर हमने कवर किया हमारे स्टेट्स की, जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से राज्यों के अंदर एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी कितनी हो जाती है। फिर हमने समझा कि वोट को सिक्योर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वोटिंग के लिए आपको 50+1 चाहिए, 51% तक यहाँ पर टोटल वोटिंग चाहिए। प्लस जो वोटिंग होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर वोटिंग मिल रही है तो बेसिकली क्या होगा, सभी को यहाँ पर वोटिंग दी जाएगी। बस चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो प्रायोरिटी के ऊपर करती हैं कि किस व्यक्ति को प्रायोरिटी के ऊपर ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। अब जिस व्यक्ति को प्रायोरिटी के ऊपर ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है वो ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया इम्पीचमेंट के बारे में, कैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया अगर कुछ भी वायलेशन होता है हमारे संविधान का तो उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। मुद्दा यह है जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी हाउस के थ्रू, हमारा अपर हाउस लोअर हाउस किसी भी हाउस के थ्रू स्टार्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। बस मुद्दा यह है एक हाउस जिसने भी स्टार्ट किया उसको नोटिस तैयार करना है। नोटिस तैयार करने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें तैयार करने के बाद अपने हाउस के लगभग 1/4 मेंबर्स के थ्रू वो साइन करवाना होगा। देन उसके बाद दूसरे हाउस में उसको भेजना होगा आगे कंसिडर करने के लिए। देन एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। देन उसके बाद आगे प्रोसेस आ जाएगा और इसी प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी पूरा हक है, पूरी पावर्स है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। इसके लिए वो यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, लॉयर को या फिर अटॉर्नी जनरल को अपने लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में चर्चा की है। यहाँ पे हमने देखा कि एमटीएस क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर एमटीएस सिस्टम को अभी डेवलप किया है जिसके बेसिस पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट को यहाँ पर ये कैप्चर करेंगे और यहाँ पर इस स्कीम के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं। नाउ ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है इसके अंडर में यहाँ पर सारी स्कीम, छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली ICDS मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। फिर हमने यहाँ पर समझा कि जो ICDS के अंदर में और कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, आंगनवाड़ी सर्विस सेंटर्स आते हैं बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए काम करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर 5,000 रुपये तक प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है वेमेंस को। फिर उसके बाद एक आता है नेशनल क्रैश स्कीम। यहाँ पर कोई जो महिला है वो वर्किंग महिला है, वर्क कर रही है तो उसका बच्चा लगभग 6 महीने से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको यहाँ पर उसकी केयर के ऊपर ध्यान रखा जाता है नेशनल क्रैश स्कीम के अंदर। फिर उसके बाद एक स्कीम आती है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 11 से 14 साल के बीच में, उनके इंप्रूवमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उनका लगभग सोशल स्टेटस को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आती है जहाँ पर इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं बच्चों की। उसके बाद पोषण अभियान, आपको पता ही है जो वेमेन है, प्रेग्नेंट वेमेन है, गर्ल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनको हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पोषण अभियान चलाते हैं। बाकी ICDS का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ मैंने आपको बता रखा है, न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने का इसका पर्पज़ है। प्लस और भी बहुत सारे पर्पज़ जो कि हमने अभी स्कीम्स के अंदर कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। देन उसके बाद ब्लैक सी के बारे में चर्चा की गई। ब्लैक सी क्यों है इंपॉर्टेंट रशिया के लिए, हमने इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से देखा था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, रशिया का एक बहुत बड़ा जहाज़ था, ठीक है, जिसको डुबो दिया यहाँ पे यूक्रेन ने एक नेपचून नाम के मिसाइल को मारकर, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर मैंने आपको बताया ब्लैक सी की लोकेशन, इसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया कि ब्लैक सी वाले रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, रशिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि ब्लैक सी को लेकर क्या सिचुएशन देखने को मिला यूक्रेन वॉर में, जो आपको क्रीमिया वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये भी रशिया ने ऑलरेडी हथियार रखा है। वो सारी बातें सिंपल से हमने कवर करी हैं। फिर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने कवर किया इजराइल के नए वेपन सिस्टम के बारे में। तो इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये जो डिफेंस सिस्टम है ये अपने आप में बेहतरीन सा सिस्टम होने वाला है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, दुश्मन की मिसाइल को हवा में उड़ा देगा। इसी प्रकार का सिस्टम इजराइल के पास अभी भी है, जिसको हम लोग आयरन डोम सिस्टम के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। ये यहाँ पर हवा में दुश्मन की मिसाइल को उड़ाने का काम करता है। उसके बाद लेज़र मिसाइल सिस्टम कैसे काम करेगा, तो अगेन यहाँ पर एक इनविजिबल सा ये लेज़र होगा जो कि यहाँ पे एक्यूरेटली काम करने वाला है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पाम किंग के बारे में। तो पाम किंग एक रेयर बटरफ्लाई है जो कि अभी तमिलनाडु के अंदर पहली बार देखने को मिली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका नाम पाम किंग है, इसका साइंटिफिक नेम अमुथूसिया फिडिपस आपको देखने को मिलेगा। अभी तमिलनाडु की 321 स्पीशी है, वैसे यहाँ पर ओवरऑल भारत के अंदर आपको बटरफ्लाई की 1500 स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं। प्लस इसका जो नाम वगैरह है वो साउथ इंडिया के थ्रू रिकॉर्ड किया गया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे HS फर्गूसन, इनके थ्रू ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। प्लस कहाँ पर देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर जो अरिपा, सेंदुरी, पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
फिर अगले आर्टिकल में हमने नेपच्यून क्रूज़ मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया है। ये मिसाइल वही है जिसका मतलब यूज़ करके यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के वॉरशिप के ऊपर और उस शिप को डुबा दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रशिया के शिप का नाम क्या है, तो मॉस्कवा नाम है, प्लस यहाँ पर ये क्रूज़ मिसाइल का नाम क्या है तो वो हमने समझा। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया कि ये जो मिसाइल है यूक्रेन ने खुद डेवलप किया है। रशिया का जो एक मिसाइल है KH-35 उसी को देखते हुए यहाँ पर यूक्रेन ने ये वाला मिसाइल डेवलप किया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कवर किया कि ये एक बेसिकली जो जहाज़ था रशिया का वो मॉस्कवा नाम का था, जिसका नाम पहले स्लावा हुआ करता था, नाम बदलकर फिर इसको वापस से रिकमीशन किया गया, मॉस्कवा नाम रखा गया। ठीक है, ये हमने कवर किया। देन उसके बाद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आप लोग को समझाया। ठीक है, कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एनवायरमेंट से बाहर जाती है फिर वापस एंटर करती है, क्रूज़ मिसाइल जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर रहती है। जो अभी जो मिसाइल यूज़ किया गया है वो एक क्रूज़ मिसाइल था, ये हमने कवर किया। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखे गए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इनके आंसर्स मैंने आपको आगे प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।